हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 66 डिस्कस करने जा रहे हैं। बच्चों, ये हमारी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट है और यहाँ पे हम अपना राजनीतिक दल वाले चैप्टर की कुछ क्वेश्चन आंसर्स की रिवीजन करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे कुल आपके पास टोटल 10 क्वेश्चन होंगे और एक स्रोत पर आधारित क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो ये आपको पूरा पैसेज पढ़ना होता है। आपको पता होगा कि ये हमने तब से वर्कशीट कर रहे हैं रिवीजन की, तो ये पूरा का पूरा हमें पढ़ना होता है और पढ़ने के बाद बच्चों हमें इसके कुछ प्रश्न उत्तर करने होते हैं। तो ज़्यादा टाइम में आपका वेस्ट नहीं करूँगा, हम सीधा अपने आंसर शीट पे आते हैं और क्वेश्चन के आंसर्स देखते हैं। ठीक है, तो चलो बच्चों आते हैं अपनी आंसर शीट पे। तो जैसा कि बच्चों आपको पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, लिखा हुआ है राजनीतिक दलों के कार्यों की व्याख्या कीजिए। तो बच्चों यहाँ पे आपको ये बताना है कि राजनीतिक दलों के क्या क्या कार्य हैं। तो देखो, ये बच्चों हमारा 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी बन के आता है और 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी बन के आता है। तो अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनकर आए तो आप यहाँ पर 3 पॉइंट्स लिख देना, और अगर 5 मार्क्स का आए तो 5 पॉइंट लिख देना। ठीक है, तो ज़रा पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। तो आपको लिखना है उत्तर 1, राजनीतिक दलों के कार्य निम्नलिखित हैं। सबसे पहला, चुनाव लड़ना राजनीतिक दलों का प्रमुख कार्य है। दूसरा, चुनाव के पश्चात सरकार बनाना एवं उससे चलाना, ये बच्चों का कार्य है। किसका? राजनीतिक दलों का कार्य है। इसके बाद विपक्ष की भूमिका निभाना। और चौथा पॉइंट होगा बच्चों, देश के विधानसभा एवं संसद में कानून बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना। और बच्चों पांचवा पॉइंट है आपके पास, जनमत का निर्माण करना। ठीक है, तो अच्छे से आप ये पांचों पॉइंट्स लिख लीजिएगा अपनी नोटबुक पे। आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है? बोला जा रहा है प्रश्न 2, किसी दल को राष्ट्रीय या प्रांतीय मानने का आधार क्या है? तो यहाँ पे बच्चों हमें बताना है कि कौन कौन से आधार हो सकते हैं यहाँ पर। तो देखो आंसर्स आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। सबसे पहले आपको लिखना है राष्ट्रीय राजनीतिक दल। ठीक है, जब किसी दल को लोकसभा चुनाव में किन्हीं 4 राज्यों की विधानसभा चुनाव में कुल वैध मतों में का कम से कम 6% मत प्राप्त होता है और 4 लोकसभा सीटें जीत लेती है, तो उसे राष्ट्रीय राजनीतिक दल कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपको याद करने वाली चीज़ यहाँ पर क्या है? तो कम से कम 6% मत प्राप्त होना चाहिए और 4 लोकसभा सीटें जीतनी चाहिए, तब जाकर के ही हम उसे क्या कहेंगे? तब जाकर के ही हम उसे कहेंगे राष्ट्रीय राजनीतिक दल। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा हमारा बच्चों कि राष्ट्रीय किस दल को राष्ट्र कहते हैं। अब प्रांतीय बच्चों, अगर प्रांतीय दल की बात करें तो देखो वो क्या होता है? प्रांतीय राजनीतिक दल, जब किसी दल को किसी राज्य विधानसभा चुनाव के कुल मतों का कम से कम 6% मतलब कि 6% मत प्राप्त होता है अथवा वह कम से कम 2 सीटें जीत लेती है, तो उसे प्रांतीय राजनीतिक दल कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पे भी आप ध्यान रखिएगा कि मत की परसेंटेज कितनी होनी चाहिए? तो मत प्रतिशत होना चाहिए कम से कम 6%, और बच्चों सीटें 2 सीटें जीतनी चाहिए, तो हम उसे क्या कहेंगे? प्रांतीय राजनीतिक दल। ठीक है, तो इस तरह से हमारा सेकंड क्वेश्चन खत्म होता है बच्चों। तो बच्चों इसके बाद हमारा प्रश्न 3 है। प्रश्न 3 क्या है? विभिन्न प्रकार की दलीय व्यवस्था का उल्लेख कीजिए। तो बच्चों कितनी तरह की दलीय व्यवस्था होती है, इस प्रश्न में हमें ये बताना है, और फिर हमें उसके बारे में भी बताना है कि वो दलीय व्यवस्था होती क्या है और उसके कार्य क्या होते हैं। तो देखो सबसे पहले आप उत्तर में लिखोगे विभिन्न प्रकार की शासन व्यवस्था इस प्रकार से है। अब यहाँ पे आप सबसे पहले लिखोगे एक दलीय। ठीक है बच्चों, एक दलीय व्यवस्था ऐसा देश अथवा समाज जहां केवल एक ही पार्टी सरकार बनाती है, एक दलीय व्यवस्था कहलाती है। तो आपको समझना है यहाँ पे अच्छे से कि जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी हो। अब बच्चों हमारा भारत जो है वो बहुदलीय है। यहाँ पर आपको आम आदमी पार्टी भी मिलेगा, बीजेपी भी मिलेगा, कांग्रेस भी मिलेगा और दुनिया भर की पार्टीज हैं। तो इसलिए हमारा जो देश है, हमारा जो कंट्री है वो बहुदलीय व्यवस्था वाली है। ठीक है, तो ये एक दलीय बच्चों कहाँ पे होती है? तो यहाँ पर चीन में बच्चों आपको पता है चीन में सिर्फ और सिर्फ एक ही दल होता है, बहुत सारे दल नहीं होते।
अब इसके बाद दो दलीय व्यवस्था। आई होप आपको एक दलीय अगर समझ में आ गया तो दो दलीय भी समझ में आ गया होगा कि ऐसे देश जहां दो राजनीतिक दल चुनाव में भाग लेकर सरकार का गठन कर सकते हैं वह दो दलीय व्यवस्था कहलाती है, जैसे अमेरिका। तो बच्चों अमेरिका में सिर्फ दो ही दल बनते हैं और बाकी नहीं बनते। देखो इसके बाद लास्ट हमारा बहुदलीय। तो बहुदलीय बच्चों ऐसे देश जहां दो या दो से अधिक राजनीतिक दल चुनाव में भाग लेते हैं अथवा सरकार का गठन कर सकते हैं, बहुदलीय व्यवस्था कहलाती है। तो यही चीज़ बच्चों बहुदलीय व्यवस्था कहलाती है, जैसे भारत। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला प्रश्न भी समझ में आ गया होगा, प्रश्न 3। अब देखिए प्रश्न 3 अगर हम आपने कर लिया तो प्लीज़ आप फोर्थ करते हैं। फोर्थ क्या है? फोर्थ है प्रश्न 4, भारतीय राजनीतिक दलों के समक्ष प्रमुख चुनौतियां कौन कौन सी हैं? तो बच्चों यहाँ पर आपको किन किन चीज़ों की चुनौतियां बतानी है? तो भारतीय राजनीतिक दल। ठीक है, भारतीय राजनीतिक दल। तो आपको ये देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का भी आता है और 5 मार्क्स का भी। तो यहाँ पे मैं बच्चों दोनों हिसाब से करवा देता हूँ। आप लिख सकते हो, आप 3 पॉइंट लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो और आप 5 पॉइंट लिखना चाहो तो लिख सकते हो। तो यहाँ पे आप लिखोगे उत्तर में, भारतीय राजनीतिक दलों के समक्ष कई प्रकार की चुनौतियां हैं। जैसे सबसे पहला पॉइंट, कुछ दशकों से चले चले आ रहे वंशवाद की चुनौती। तो बच्चों ये वंशवाद नहीं होना चाहिए कि जो पार्टी है तो फिर उसके बाद उसी की पार्टी जीतेगी और उसके बाद 5 साल बाद फिर उसी की पार्टी। तो वंशवाद वाला कोई चक्कर नहीं होना चाहिए, ये बहुत बड़ी चुनौती है। इसके बाद सेकंड, पारदर्शिता का अभाव होना। पारदर्शिता मतलब कि बच्चों कि सरकार के अंदर क्या हो रहा है और समाज के अंदर क्या हो रहा है ये सबको पता होना चाहिए, ये कोई भी बात छुपनी नहीं चाहिए। तो पारदर्शिता का अभाव होना। प्रश्न और तीसरा पॉइंट बच्चों, राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र का अभाव होना। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों आंतरिक लोकतंत्र का अभाव होना। और चौथा, विकल्पों की कमी। ये बच्चों अगर हो जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। अब देखो जैसे कि अगर भारत एक दलीय देश होता जहाँ पर सिर्फ एक ही दल होता तब आप चूज किसे करते? अब आपके पास एक ही ड्रेस है पहनने को, तो आप उस फिर चूज क्या करोगे? आपको मजबूरन वही ड्रेस पहननी पड़ेगी। सेम चीज़ बच्चों इसमें भी होती है। अगर सरकार एक ही रहेगी और हमारे पास कोई दूसरी पार्टी का ऑप्शन नहीं होगा तो फिर बच्चों हमारे पास विकल्प ही नहीं रहेगा। हमें अगर हम नहीं भी देंगे वोट तो भी एक दो वोटों से वो बंदा जीत जाएगा। तो कहने का मतलब है विकल्पों की कमी। फिर पांचवा, लगातार बढ़ रहे आपराधिक तत्व एवं प्रमुख चुनौतियां। तो ये बेसिकली बच्चों पांचों के पांचों हमारे भारत राजनीतिक दलों की प्रमुख चुनौतियां हैं। ठीक है, इसके बाद प्रश्न 5 क्या है? प्रश्न 5 दे रखा है, भारतीय राजनीतिक कांग्रेस के प्रमुख विचारधारात्मक तत्वों की व्याख्या कीजिए। तो देखो यहाँ पर क्या होगा? तो देखो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी, यहाँ पे क्या है? सबसे पहला पॉइंट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1885 में हुई। ठीक है, तो आपको सारे प्रमुख बात बताने हैं यहाँ पर कांग्रेस के ऊपर। तो और दूसरा फिर आपको पॉइंट लिखना है, भारतीय राजनीतिक कांग्रेस धर्मनिरपेक्षता में विश्वास रखती है। यह पार्टी आर्थिक सुधारों की पक्षधर है। ठीक है, और इसके बाद भारतीय राष्ट्र कांग्रेस अल्पसंख्यक वर्ग के हितों की रक्षक मानी जाती है। और बच्चों पांचवा पॉइंट है हमारे पास, यह दल लोकतांत्रिक मूल्यों तथा गांधीवादी विचारधारा से भी आस्था रखते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये पुरानी बात है। अगर मैं बताऊं तो आज के टाइम पे कांग्रेस का वो चाल चलन नहीं है। फिलहाल मैं किसी के लिए लड़ नहीं रहा, ना बीजेपी के लिए ना कांग्रेस के लिए। मैंने आपको बताना चाहा तो बता दिया। तो फिफ्थ बच्चों हमारा इसका आंसर हो जाएगा। फिफ्थ के बाद सिक्स्थ है, भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख विचारधारात्मक तत्वों की व्याख्या कीजिए। अभी इससे पहले हमने कांग्रेस के बारे में बता दिया, अब हमें बीजेपी के बारे में बताया जा रहा है। तो वापिस से अब बीजेपी के बारे में हमें बताने जा रहा है, तो जरा देख लेते हैं क्या दे रखा है। तो देखो यहाँ पर आपको सारे के सारे आंसर दिख रहे होंगे। तो देखो आपको यहाँ पर लिखना है, सबसे पहला भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुई। भारत की प्राचीन संस्कृति और मूल्य, भारतीय राष्ट्रवाद और राजनीतिक एवं सांस्कृतिक
सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, हिंदुत्व इसकी उत्पत्ति का मूल तत्व है। ठीक है, किसका? बीजेपी का। बीजेपी इन सब चीजों में ज्यादा होती है। तीसरा, यह पार्टी राज्यों का क्षेत्रीय और राजनीतिक स्तर पर विशेष दर्जा देने के खिलाफ है, मतलब कि किसी को एक्स्ट्रा फैसिलिटीज देना के खिलाफ है। फिर फोर्थ पॉइंट, यह सभी धर्म के लोगों के लिए समान नागरिक संहिता बनाने और धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने के पक्ष में है। ठीक है, तो ये बच्चों हमारा हो जाता है आपका ये सिक्स्थ का आंसर। और सिक्स्थ के बाद हम आते हैं अपने सेवेंथ क्वेश्चन पे। सेवेंथ क्वेश्चन क्या है बच्चों? सेवेंथ क्वेश्चन है, लिखा हुआ है गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं? तो बच्चों गठबंधन क्या होता है, और आगे लिखा हुआ है क्वेश्चन में, भारतीय लोकतंत्र में गठबंधन सरकारों की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो देखो यहाँ पर क्या होगा इसका आंसर, तो आप लिखोगे बच्चों, गठबंधन जब कुछ दल चुनाव लड़ने तथा सरकार बनाने के लिए उद्देश्य से एक साथ आते हैं तो उसे गठबंधन कहते हैं। ध्यान रखना बच्चों, जब कुछ दल, मतलब कि कम से कम एक से ज्यादा दल, दो से ज्यादा दल होने चाहिए तभी तो आप गठबंधन करोगे ना। तो वही चीज यहाँ पे लिखी गई है कि जब कुछ दल चुनाव लड़ने तथा सरकार बनाने के लिए या उसके उद्देश्य से एक साथ आते हैं तो उसे गठबंधन कहते हैं। गठबंधन सरकार, जब किसी दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता है तब कुछ दल मिलकर सरकार बनाते हैं, उसे गठबंधन सरकार कहते हैं। जैसे केंद्र में एनडीए सरकार। ठीक है, अब देखो इसके बाद हमारे पास क्या है, तो हमें थोड़ा सा और उसके बारे में बताना था। भारतीय लोकतंत्र में गणतंत्र सरकारों की भूमिका का वर्णन। तो हमें इस गणतंत्र सरकार का भारतीय लोकतंत्र में गठबंधन सरकार का क्या करना है बच्चों, इसकी भूमिका बतानी है। तो देखो भारतीय लोकतंत्र में गठबंधन सरकारों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। भारत में बहुदलीय प्रणाली है, कई राज्यों में प्रांतीय दल भी मजबूत स्थिति में है। इस कारण कई बार राज्य तथा केंद्र में गठबंधन सरकार का गठन होता है और इससे न केवल सत्ता की साझेदारी होती है बल्कि लोकतंत्र भी मजबूत होता है। ठीक है बच्चों, तो ये बच्चों हमारा हो जाता है सेवेंथ का आंसर। सेवेंथ के बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। प्रांतीय दल से आप क्या समझते हैं? ये चीज हमने पढ़ी थी, ये क्वेश्चन बेसिकली थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करके 8वां बना दिया गया है। प्रांतीय दल से आप क्या समझते हैं और किसी दल को प्रांतीय दल का दर्जा कब दिया जाता है? तो बच्चों कब किसी दल को प्रांतीय दल कहते हैं? तो देखो इसका आंसर क्या होगा, तो आपको लिखना है सबसे पहले, जिन राजनीतिक दलों का प्रभाव किसी एक या दो राज्यों में होता है उसे प्रांतीय दल कहते हैं। ठीक है, क्या चीज बच्चों? राजनीतिक दलों का प्रभाव। ठीक है, अब जैसे अकाली दल, आरजेडी, जेडीयू आदि। ठीक है, इसके बाद बच्चों प्रांतीय दल किसे कहते हैं? तो प्रांतीय दल जब कोई पार्टी किसी राज्य की विधानसभा के चुनाव में कुल वैध मतों का कम से कम 6% प्राप्त करती है और कम से कम 2 सीटों पर जीत दर्ज करती है, उसे राज्य पार्टी के प्रमुख में मान्यता दी जाती है, जैसे आप, आरजेडी आदि। ठीक है, तो बेसिकली बच्चों प्रांतीय दल के बारे में हमने पहले से ही पढ़ रखा था। 8वें क्वेश्चन में थोड़ा सा बोला गया कि किसे कहा जाता है और कब बनाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 8वां प्रश्न। अब आते हैं अपने 9वें प्रश्न पे। 9वां प्रश्न क्या है जरा देखते हैं, क्या दे रखा है? लिखा हुआ है, भारत में क्षेत्रीय दलों के उभार ने संघवाद एवं लोकतंत्र को मजबूत किया है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? व्याख्या कीजिए। तो क्या बच्चों ये बात सही है? मैं बताता हूँ ये बात सही है। ठीक है, संघवाद और लोकतंत्र से आपका जो है भारतीय क्षेत्र दल और भी ज़्यादा मजबूत हुआ है। तो आप इसका उत्तर किस तरह से कीजिएगा बच्चों? तो देखो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि यह कथन सही है कि भारत में क्षेत्र दलों ने संघवाद और लोकतंत्र को मजबूत किया है। प्रांतीय दल की मजबूती से गठबंधन की राजनीति की शुरुआत हुई है। इससे विभिन्न विचारधाराओं तथा प्रांतों को केंद्र सरकार में भी भागीदारी करने का मौका मिल जाता है। लिख लेना। ठीक है, इसके बाद आगे आपको लिखना है, एक मिनट बच्चों, इसके बाद आपको लिखना है,
इससे देश की एक समान विकास में मदद मिलती है। ठीक है, तो ये बच्चों यहाँ पर आप आंसर लिख लीजिएगा। अब इसके बाद 10वां क्वेश्चन जो है हमारे पास, तो देखो वो कैसे होगा। तो देखो वहाँ पर आपको आपसे पूछा जा रहा है कि तमिलनाडु के किन्हीं दो प्रांतीय दलों का नाम तथा उनके चुनाव चिन्ह लिखिए। तो बच्चों नाम कौन से हैं? डीएमके उगता हुआ सूरज, एआईडीएमके दो पत्तियां। ठीक है, तमिलनाडु का था ये बच्चों। तो ये हो गया हमारा 10वां क्वेश्चन। बच्चों मैं जानता हूँ कि कुछ क्वेश्चन आंसर्स के आंसर बहुत ज़्यादा बड़े हैं, बट आप निराश मत हो उन सब चीज़ों से। देखो आप किसी भी चीज़ को नेगेटिव मत लेके चलो। आपने अगर ज़्यादा पढ़ लिया, ज़्यादा लिख लिया, तो आपको फ़ायदा करेगा, कभी भी नुकसान नहीं करेगा। एक बात समझ लो बच्चों की पढ़ाई आपकी वेस्ट नहीं जाएगी, कहीं ना कहीं काम आएगी ज़रूर। ठीक है, ये चीज़ पॉजिटिव पॉजिटिव एटीट्यूड अपने पास एक तरह से बनाओ, ताकि आपको ना फिर थकावट नहीं आएगी। अब पहले ही सोच लोगे अरे यार इतना सारा करना है, और आप ना ये सोच के तो आधी शक्ति आपकी माइंड से वहीं और ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो प्लीज़ आप कर सकते हो ऐसा सोचो। ठीक है, पॉजिटिव सोचोगे हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गए बच्चों हमारे पूरे के पूरे 10 क्वेश्चंस। आपको पहले ही बोला कि घबराना मत, पूरे 10 क्वेश्चंस हैं, बड़े बड़े थे मुझे पता है, तो इनसे घबराना नहीं है, हमें पॉजिटिव रहना है हमेशा। अब इसके बाद बच्चों स्रोत आधारित प्रश्न, तो ज़रा बच्चों हम पढ़ लेते हैं क्या चीज़ दे रखी है। तो बच्चों हमें पहले जो अनुच्छेद दे रखा है हम पहले इससे पढ़ लेते हैं अच्छे से। अब अनुच्छेद में क्या है लिखा हुआ है? जब अनेक दल सत्ता के लिए होड़ में हो और दो दलों से ज़्यादा के लिए अपने दम पर या दूसरों से गठबंधन करके सत्ता में आने का ठीक ठाक अवसर हो, तो इसे बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। ये बात बता दी गई बच्चों यहाँ पर। भारत में भी ऐसी बहुदलीय व्यवस्था है। इस व्यवस्था में कई दल गठबंधन बनाकर भी सरकार बना सकते हैं। जब किसी बहुदलीय व्यवस्था में अनेक पार्टियां चुनाव लड़ने और सत्ता में आने के लिए आपस में हाथ मिला लेते हैं, तो इसे गठबंधन या मोर्चा कहा जाता है। जैसे 2004 के संसदीय चुनाव में भारत ने ऐसे 3 प्रमुख गठबंधन थे: राजनीतिक जनतांत्रिक गठबंधन, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन और वाम मोर्चा। ठीक है बच्चों, अब लिखा हुआ आगे, अक्सर बहुदलीय व्यवस्था बहुत घालमेल आती लगती है और देश को राजनीतिक अस्थिरता की तरफ ले जाती है। पर इसके साथ ही इस प्रणाली में विभिन्न हितों और विचारों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिल जाता है। तो यहाँ पे बच्चों हमने क्या क्या पढ़ा? बहुदलीय व्यवस्था किसे कहते हैं, फिर हमने पढ़ा कि बहुदलीय व्यवस्था का क्या फ़ायदा है, और फिर बच्चों हमने पढ़ा गठबंधन कैसे होता है, और गठबंधन के 3 प्रमुख, मतलब कि भारत में 3 प्रमुख गठबंधन जो थे वो हमने पढ़े। अब यहाँ पे बच्चों इसके बेसिस पे हमसे कुछ प्रश्न उत्तर पूछे जा रहे हैं, वो हमें बताना है वो क्या होंगे। तो बच्चों आते हैं वापस से अपनी आंसर शीट पे। तो देखो यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न है, बहुदलीय व्यवस्था क्या है? तो यहाँ पे आप लिखोगे, जहाँ पर 2 से अधिक राजनीतिक दल हो और उनके सरकार बनाने की संभावना हो, उसे बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं या कहा जाता है। ठीक है, तो ये पहला प्रश्न हो जाएगा। गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं? तो ये भी हमने पढ़ा था कि जब दो या दो से अधिक दल मिलकर चुनाव लड़ते हैं तथा मिलकर सरकार बनाते हैं, तो उसे गठबंधन सरकार कहा जाता है। और इसके बाद बच्चों हमने पढ़ा था, क्या चीन में बहुदलीय व्यवस्था है? तो ये बच्चों आंसर क्या होगा? नहीं, चीन बहुदलीय व्यवस्था में नहीं है, वह एक दलीय व्यवस्था है। और इसके बाद बच्चों उपरोक्त गद्यांश का सार अपने शब्दों में लिखिए। तो बच्चों हमें समरी बनानी है जो गद्यांश था। तो बच्चों कुछ इस तरह से होगा यहाँ पर हमारा, कि जहां पर 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दल हो और उनकी सरकार बनाने की संभावना हो, तो उसे बहुदलीय व्यवस्था कहा जाता है। जब 2 या 2 से अधिक दल मिलकर चुनाव लड़ते हैं तथा मिलकर सरकार बनाते हैं, तो उसे गठबंधन सरकार कहा जाता है। जैसे एनडीए, यूपीए आदि। गठबंधन सरकार राजनीतिक स्थिरता को बढ़ावा देती है, पर साथ ही साथ विभिन्न विचारधाराओं से सत्ता की साझेदारी भी होती है। तो यहाँ पे बच्चों हमारा होता है वर्कशीट खत्म। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। चैनल पे आप सब अगर नए हो, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, ताकि आपको वीडियोस के हमारे अपडेट मिल पाएँ। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।